Good morning, dear students. In today's lecture, we will explain very important part of this chapter. And this topic is not in a deleted topic. So, a maximum probability for board examination that this type of question will ask. Okay. So, we will explain this. Now, the question is here, explain development of charge on colloids or on Sol. और एक्सप्लेन हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थियरी। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक डिफरेंस पढ़ा हुआ था। उस डिफरेंस में क्या था कि कॉलॉइड से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। उसके हमने एग्जाम्पल स्टडी किए हुए थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। आज हमारे लेक्चर में हम ये पढ़ने वाला है कि उस चार्ज का डेवलपमेंट किस तरीके से सोल में हो सकता है। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में हम ये चार्ज के डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स by adsorption process of ion described as following points। देखिए, जो चार्ज डेवलपमेंट चार्ज का होता है वो एडसॉर्प्शन प्रोसेस के तौर पर होता है। एडसॉर्प्शन हम जानते हैं ना, आपको मैं याद करवा दूं एग्जांपल कि मेरे पास समझ लीजिए कि येलो कलर का शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें हम चारकोल ऐड करते हैं तो उसका येलो कलर चारकोल में एडसॉर्ब्स हो जाता है। उस प्रोसेस को, कलर रिमूवल की प्रोसेस को हम एडसॉर्प्शन बोलते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन सोल पार्टिकल्स बाय एडसॉर्प्शन ऑफ आयन which is described as following points। Okay, just see that what is the reason behind the charge. The Sol particles acquire positive or negative charge। सोल में किस तरीके का चार्ज होता है? इधर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, चलिए तो अभी वो चार्ज किस तरीके से यहाँ पर होता है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अभी मैं आपको उसका बेस्ट एग्जाम्पल समझाता हूं। मेरे पास यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन रखा हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन यहाँ मेरे पास है? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन यहाँ पर मेरे पास है। उसमें यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूं AgNO3 का सॉल्यूशन। देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, उसमें मैं AgNO3 ऐड कर रहा हूं। दूसरी सिस्टम यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल ये है। अभी मेरे पास यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में AgNO3 का सॉल्यूशन है और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड Ki। हम ऐसा समझ सकते हैं कि बेसिकल तौर पर अगर हम देखें मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि Ki में AgNO3 ऐड करते हैं या AgNO3 में Ki ऐड करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम इस तरीके का सोचते हैं तो हमारे माइंड में वो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इसमें क्या होगा, कोई भी इश्यू इसमें नहीं क्रिएट हो सकता है। बट देखिएगा, इसमें प्रोसेस किस तरीके की यहाँ पर रह रही है ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास अगर ये AgKi का सॉल्यूशन यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसमें मैं AgNO3 ऐड कर रहा हूँ,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा ये Ag और ये आयोडीन, इस दोनों का कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर AgI यहाँ पर आ रहा है, ये AgI यहाँ पर मिल रहा है, और ये आयोडीन यहाँ पर कहाँ से मिल रहा है, ये आयोडीन यहाँ पर आ रहा है KI के सॉल्यूशन में से। तो AgI यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर भी यहाँ पर आयोडीन बचा हुआ यहाँ पर है, और ये AgI और ये I माइनस, ये हो रहा है नेगेटिव चार्ज सॉल्व। देखिएगा इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी AgI ही बनने वाला है, इसमें AgI ही बनने वाला है, बट इसमें यहाँ पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा रह रही है, ये AgNO3 में से। तो यहाँ पर ये रहेगा AgI और Ag प्लस, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज सॉल्व। देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर सॉल्यूशन किसका है, KI का है, समझ रहे हैं आप, KI का सॉल्यूशन है। तो ये I माइनस यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, जो यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन है उसमें किसका प्रेशर ज्यादा है, I का, और यहाँ पर नीचे जो है उसमें किसका प्रेशर ज्यादा है, Ag प्लस का। तो अगर मैं AgNO3 के सॉल्यूशन में KI ऐड करता हूं तो सॉल्व पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, और KI के सॉल्यूशन में अगर मैं AgNO3 ऐड कर रहा हूं तो ये सॉल्व नेगेटिव चार्ज हो रहा है, समझे आप। तो AgI और I माइनस ये दोनों कंबाइन हो गए, और यहां पर बाकी कौन सा लेयर बच गया, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये AgI, ये रहा AgI और ये रहा I माइनस। ये AgI और ये I माइनस का जो लेयर बोलता है उसे बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। और यहां पर K प्लस ऐसे ही बचा हुआ रहा, इस K प्लस को बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। समझिए यहां पर कौन सी प्रोसेस यहां पर अप्लाई हो रही है, हम किस तरीके से इस थियरी को समझ रहे हैं। फिर से मैं यहां पर समझाता हूं। हमारे पास KI का सॉल्यूशन है, उसमें मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं AgNO3 को, तो AgI यहां पर बन रहा है। ये I माइनस का नीचे का जो सॉल्यूशन वो I माइनस ऐसे ही रहा, ये KI वाला AgI के साथ ये I माइनस जुड़ गया, ये हो गया नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, और ये K प्लस ऐसे ही रह गया। सेम है, इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं AgI और Ag प्लस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। और यहां पर ये रह गया NO3 माइनस, ये यहां पर जो बचा हुआ है वो, उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज्ड लेयर। ये हो गई डबल लेयर थियरी का पॉइंट, इसको बोलते हैं डबल लेयर। AgI स्लैश I माइनस और बच गया K प्लस, AgI Ag प्लस NO3 माइनस, और इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हो गया I माइनस K प्लस AgI Ag प्लस NO3 माइनस। क्योंकि ये I माइनस क्यों यहां पर बचा हुआ रहा, क्योंकि जितना AgNO3 है वो पूरा AgNO3 KI के साथ यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ I माइनस यहाँ पर पेंडिंग रह रहा है। ये जो पेंडिंग रह रहा है उस पेंडिंग I माइनस को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये KI बचा, और ये AgNO3 जो नीचे का सॉल्यूशन है वो पेरेंट सॉल्यूशन है, वो पेरेंट सॉल्यूशन के कंपाउंड इसी तरीके से ऐसे ही रह रहे हैं, इसको बोलते हैं डबल लेयर। देखिए अभी अगर मैं आपको इसी लेयर की फिगर यहां पर ड्रॉ करके समझाता हूं तो इस तरीके का हो सकता है। ये रहा AgI, वो प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है AgI, ठीक है। ये AgI का लेयर यहां पर अच्छी तरीके से बन गया, ठीक है, ये बन गया। ये रहा यहां पर I माइनस जो फिक्स्ड लेयर है, और यहां पर ये रहा K प्लस, ये रहा K प्लस। इसको भी यहां पर इस लेयर के बाद यहां पर I माइनस K प्लस, क्योंकि यहां पर एवोगेड्रो नंबर जितने आयन होते हैं
वो सभी तरीके से यहाँ पर घूमते रहते हैं, ठीक है। I माइनस के प्लस I माइनस, ये होता है डिफ्यूज्ड लेयर, ये होता है यहाँ पर डिफ्यूज्ड लेयर, और ये होता है यहाँ पर फिक्स्ड लेयर। इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है, इसीलिए ये सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये बेसिकल पॉइंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन को किस तरीके से यहाँ पर डोमिनेट किया जाता है, ये मैंने आपको समझा रहा हूँ अथवा समझा दिया है यहाँ पर। अगर सेम प्रोसेस का मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है FeCl3। इसमें ज्यादा अमाउंट में मैं वाटर ऐड करता हूं। हाई अमाउंट ऑफ वाटर विल ऐड इन फेरिक क्लोराइड। ओके, चलिए क्या बनता है देखिएगा, Fe2O3 इंटू x मोल ऑफ H2O, और ये Fe3 प्लस यहाँ पर ज्यादा पेंडिंग रहा। Fe3 प्लस की जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा डोमिनेंट रह रहा है, तो Fe2O3 इंटू XH2O का ये जो सोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर सोल होता है। सेम एज, अगर ऐसा समझ लीजिए, मैंने फेरिक क्लोराइड में यहाँ पर NaOH ऐड कर दिया, तो Fe2O3 इंटू XH2O तो बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ पर डोमिनेंट रहेगा बेस OH माइनस, ताकि ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये मैं किस तरीके से जान सकता हूं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें हमें इलेक्ट्रोड ऐड कर देना है। अगर ये इलेक्ट्रोड ऐड करने के बाद ये पूरे के पूरा सॉल्यूशन अगर एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो वो नेगेटिव है, और सॉल्यूशन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो वो पॉजिटिव है। इस तरीके से उसका चार्ज हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, आपको चार्ज होने से बेनिफिट उसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में चार्ज होगा तो सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्शन होने वाला है, तो जो सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्शन होगा तो कोलोइडल सोल एक दूसरे से दूर रहेंगे तो उसमें कोलिजन होगा, और ये कोलिजन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल रह सकता है। अगर उनमें ऑपोजिट चार्ज होगा तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से उसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है। सो सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर रहते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है। तो हमने ये देखा कि फेरिक क्लोराइड में हाई अमाउंट ऑफ वाटर जब एडिशन होता है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर डोमिनेंट रहता है Fe3 प्लस, बट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डोमिनेंट हो जाता है OH माइनस, और वो जो सॉल्व होता है वो नेगेटिव आयन में हो जाता है। तो यहाँ पर जो OH माइनस है उसका यहाँ पर एडसॉर्प्शन होता है, आप सबको मालूम है। जो यहाँ पर मैंने ये जो वर्टिकल लाइन की हुई है वो एडसॉर्प्शन की सिंबल है। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। अगर ये सोल पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पर जिस तरीके से पोटेंशियल डेवलप होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में कंबाइन होते हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानते हैं उसमें पोटेंशियल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिक्स्ड लेयर और डिस्पर्स्ड लेयर और डिफ्यूज्ड लेयर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। समझे? फिक्स्ड लेयर होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, समझे आप? फिक्स्ड लेयर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको यहां पर फिर से वो एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए, AgI और ये I माइनस रहा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर रहा पॉजिटिव चार्ज। ये डिफ्यूज्ड लेयर में पड़ा हुआ है, ये फिक्स्ड लेयर में पड़ा हुआ है, तो ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। जैसे सेल पोटेंशियल होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रोड के बीच में, वो सेल पोटेंशियल होता है, ये जीटा पोटेंशियल है। जीटा पोटेंशियल की वजह से, उसके रीजन की वजह से यहां पर ये चार्ज होने की वजह से सोल काफी स्टेबल रहता है। तो ये हमें जो जीटा पोटेंशियल है वो जो बेस है वो सोल की कोलोइड्स की स्टेबिलिटी के लिए है।
stability of colloids will happen due to the zeta potential. But आपको मैं ये बात यहाँ पर समझाता हूं कि if we will add electrolyte in this solution, so if we add electrolyte to solve diffused double layer and zeta potential will decrease. If we will add electrolyte, then diffuse double layer and zeta potential will decrease. ये हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर ध्यान में रखनी है, ताकि इस तरीके से होने से कॉलॉइड सॉल्व विल प्रेसिपिटेट्स. ये हमें इंपॉर्टेंट मैटर ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा और इसमें बाहर से इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करेंगे तो नेगेटिव उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव में अगर हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. उसको बोलते हैं कोएगुलेशन ऑफ कॉलॉइड्स. ठीक है, वो कोएगुलेशन के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पर मैंने ये हेल्महोल्ट्ज, ये जो लेयर है ना, दोनों लेयर को हेल्महोल्ट्ज लेयर के नाम से जाना जाता है. तो ये टॉपिक समझने का इंटेंस क्या है, तो हम जो कॉलॉइड की प्रॉपर्टी समझ रहे थे, उस कॉलॉइड की प्रॉपर्टी में कॉलॉइड्स के पास चार्ज आया, तो वो चार्ज किस तरीके से क्रिएट हो सकता है वो हमने एक AgNO3 और Ki के एग्जांपल से, फेरिक क्लोराइड, वाटर विथ NaOH के एग्जांपल से ये चार्ज समझने की हमने कोशिश की हुई है. बट इस चार्ज होने की वजह से एक ही बात निकल कर सामने आती है कि ड्यू टू द सिमिलर चार्ज colloids become stable. बट अगर वो चार्ज में इक्वालिटी नहीं रहती है तो जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो समझ लीजिए अनस्टेबल हो जाता है. तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू द चार्ज. ये हमें इस टॉपिक से सीखना था. ठीक है, तो ये हमने यह टॉपिक की इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से अभी समझ ली है. आगे भी हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन थोड़ी समझने वाला है जो कि हार्डी और सुल्स के रूल पर डिपेंडेंट है. बट आज के लेक्चर के लिए हमने एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से किया हुआ है, वो है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इक्वेशन, जो किस तरीके से वर्क करता है. आज के लेक्चर के लिए हम इतनी इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं. ठीक है, अच्छी तरीके से आपने इंफॉर्मेशन समझी होगी. फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है. लेक्चर रिपीट भी कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर.